नमस्कार दोस्तों, अक्षय एजुकेशन के ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राजस्थान जी के। तो दोस्तों, हम अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे और अफवाह तंत्र के अंदर जो आज आपके जो नदी पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम्स में इसमें से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे के सारे अभी आपको यहीं पर साथ के साथ ही क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। थोड़ा समझ कर देखना है वीडियो को, तो आसानी से सब समझ में आ जाएगा। तो कौन सी नदी पढ़ेंगे हम सबसे पहले आज? बनास नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? बनास नदी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके उपनामों की बात कर लेते हैं। बनास नदी को क्या क्या उपनामों से जाना जाता है? तो बनास नदी के उपनाम क्या क्या उपनाम है इस बनास नदी के? इसे वन की आशा बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसे? वन की आशा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है दोस्तों? वन की आशा बोलते हैं, या इसे वर्णासा भी बोलते हैं। वन की आशा या वर्णासा, या इसी का नाम है वशिष्ठी नदी। कौन सी नदी बोला जाता है? वशिष्ठी नदी भी बोला जाता है। वन की आशा, वर्णासा या वशिष्ठी नदी। किस नदी को कहा जाता है? बनास को। क्यों बोलते हैं इसे इस नाम से? तो इस नदी को प्राचीन समय में कहावत है कि यहां पर जो धरती पर लेकर आए थे ना, उस व्यक्ति का नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ इससे धरती के ऊपर लेकर आते हैं। कौन सी नदी को? बनास नदी को। इसीलिए इसे वशिष्ठी नदी कहा जाता है। वन की आशा या वर्णासा क्यों बोलते हैं? कहते हैं ये नदी कोई हिम या बर्फ या हिमालय के क्षेत्र के अंदर नहीं है, ये यहीं पर अपने राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है। तो गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि इस नदी के अंदर जल का स्रोत क्या रहेगा, जल कहां से आएगा? बाद में कोई हिम जल तो आएगा नहीं यहां पर, तो कैसे इसका जीवन रहेगा, नदी कैसे रहेगी? तब कहते हैं भगवान ने इनको कहा था कि ये नदी पेड़ पौधों के लिए है, पेड़ पौधों को अपना ये जीवन देगी और वहीं से इसे क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। यानी वनों से आशा रहेगी। किसको? इस नदी को। इसी कारण इस नदी का नाम क्या है? वन की आशा या वर्णासा कहा जाता है। और गुरु वशिष्ठ लेकर आए थे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। कुल लंबाई है इसकी 480 किलोमीटर। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। और पूर्णतः बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर, पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर, पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सबसे लंबी नदी राजस्थान की चंबल आती है, लेकिन राज्य में उद्गम और राज्य में विलय, तो पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर सबसे क्या है? ये लंबी नदी है। और फिर नोट लगाकर ध्यान रखना स्पेशल, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र कौन सी नदी का है? इसी का है। ये दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे नदियां पूरी होगी तब। एक तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, तो वो तो चंबल है। एक सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी की बात करें राजस्थान में, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? बनास हो जाएगी। फिर बात करते हैं इसकी, ये राजस्थान की कुल अफवाह का कितना धारण करती है। कुल बेसिक चीजें देख लेते हैं पहले, बाद में समझ लेंगे नक्शे से। कुल अफवाह क्षेत्र, राजस्थान में कुल अफवाह क्षेत्र कितना है इसका? तो इसका कुल अफवाह क्षेत्र है 9.80%। ध्यान रखना, एग्जाम से पूछा हुआ भी है। बनास नदी का राजस्थान में कुल अफवाह क्षेत्र कितना है? 9.80%। फिर बात करते हैं अफवाह आकृति। अफवाह है आकृति। अफवाह की आकृति कैसी है? चंबल पड़ी थी तो उसकी अफवाह क्षेत्र की आकृति वृक्षाकार थी। कैसी थी? वृक्षाकार। और इस नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, उस अफवाह क्षेत्र की आकृति कैसी है दोस्तों? इस नदी के अफवाह क्षेत्र की आकृति है सर्पिलाकार। कैसी है? सर्पिलाकार।
सर्पिलाकार, और ये सर्वाधिक सर्पिलाकार रूप में कहां पर बहती है? टोंक के अंदर। टोंक के अंदर सर्पिलाकार ज्यादा है इसका अफवाह। टोंक के अंदर क्या है? ये सर्वाधिक सर्पिलाकार है, टोंक में सर्वाधिक। ध्यान रखना दोस्तों, अफवाह आकृति कैसी है इसकी? सर्वाधिक सर्पिलाकार है, और सर्पिलाकार ज्यादातर कहां पर है इसकी? टोक के अंदर है। कहां पर है? टोक के अंदर। फिर बात करते हैं परवाह क्षेत्र। परवाह क्षेत्र, और परवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में परवाह है इसका? 6 जिलों के अंदर। कितने जिलों में? 6 जिले हैं, उनमें इसका परवाह क्षेत्र है। ध्यान रखना कितने जिले हैं? 6 जिले। अब वो 6 जिले कौन कौन से? आपको एक ट्रिक से आसानी से याद हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको कि राजस्थान के परवाह जिलों के कितने जिलों में बहती है नदी। ट्रिक याद रख लेना है आसानी से सारी। याद रखो अपने कि एक लड़की है जिसका नाम है रांची। क्या नाम है? रांची। और रांची किसी हॉस्टल के अंदर रहती है। अब हॉस्टल में सुबह सुबह खाना तो बनता नहीं है, चाय बिस्किट नाश्ता है तो मिलेगा। तो एक दिन बिस्किट खत्म हो गए, तो बोला बिस्किट की जगह बोला टोस्ट खा लो। क्या खा लो? टोस्ट। तो रांची पहले टोस्ट खाती नहीं थी, बोला मुझे तो बिस्कुट ही प्यारे हैं, टोस्ट नहीं खाऊंगी। लेकिन आज अब बिस्किट है ही नहीं तो काम तो टोस्ट से ही चलाना पड़ेगा। तो ये इसी की ट्रिक हो जाएगी। और 6 जिले इसके आसानी से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इनमें से कौन से जिले में बनास नदी का प्रवाह नहीं होता, तो वो 6 याद रहेंगे और ट्रिक से याद रह जाएंगे, तो बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक याद रख लेना, रांची भी आज टोस्ट खाएगी। रांची भी आज क्या खाएगी? टोस्ट। ध्यान रखो दोस्तों, रांची भी आज क्या खाएगी? टोस्ट खाएगी। खाए हो ना टोस्ट? तो हाँ, तो क्या हो जाएगा इसमें? राज से हो जाएगा आपका राजसमंद। राज से कौन सा जिला हो गया दोस्तों? राजसमंद जिला। ची से कौन सा हो जाएगा आपके? चित्तौड़गढ़। बी से कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। आज से कौन सा हो जाएगा? अजमेर। तो से कौन सा हो गया दोस्तों? टोंक। और से हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर। तो ये 6 जिले हो गए। अब कैसे क्वेश्चन पूछ ले वो 4 जिले नीचे देगा, इनमें से किस जिले के अंदर बनास का प्रवाह नहीं होता? तो क्या याद रखोगे? 6 जिलों में बहती है राजस्थान के। रांची भी आज टोस खाएगी। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। आसानी से याद रह जाएगा। फिर बात करते यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी तो कौन सी हो जाएगी? बनास नदी का नाम आता है। कितने त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों? 3 त्रिवेणी संगम। 3 जगह 3 नदियां आकर मिलती है, और तीनों के अंदर ही किसका नाम आता है? एक में बनास आती है। तो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी भी राजस्थान की बनास हो जाएगी। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी बनास हो जाएगी। राज्य में पूर्णतः बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी भी कौन सी हो जाएगी? बनास। कुल लंबाई कितनी? 480 किलोमीटर। इसे वनकियासा, वरणासा या वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। कुल अफवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों इसका? 9.80%। और अफवाह आकृति कैसी है इसकी? सर्पिलाकार। और सर्वाधिक सर्पिलाकार आकृति कहां पर है इसकी? टोंक के अंदर है। कहां पर है ये? टोंक में। कितने जिलों में बहती है दोस्तों? 6 जिलों के अंदर बहती है। ये ट्रिक क्या याद रखोगे? रांची भी आज टोस खाएगी। और सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। कितने त्रिवेणी संगम बनाती है ये? 3 त्रिवेणी संगम। कितने बनाती है? 3। अब देखते हैं इसके नक्शे के अकॉर्डिंग। क्या आपकी हो गई कौन सी नदी?
बनास नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई दोस्तों? बनास। कितने जिलों में प्रवाह था इसका? 6 जिलों में। तो 6 जिले हम बना लेते हैं समझने के लिए। एक तो राजसमंद, पहला तो कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। दूसरा हो जाएगा आपके चित्तौड़। तीसरा हो जाएगा आपके भीलवाड़ा। चौथा हो जाएगा आपके अजमेर। पांचवा हो जाएगा आपके टोंक। और छठा कौन सा हो जाएगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है, यहाँ पर रामेश्वरम। रामेश्वरम। इस रामेश्वरम स्थान के अंदर कौन सी नदी में अपना जल डालती है ये? चंबल नदी के अंदर क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। तो विलय कहाँ पर होता है इसका? रामेश्वरम स्थान सवाई माधोपुर में चंबल में विलय। सबसे पहले बात करते हैं उद्गम। निकलती कहाँ पर है ये? निकलती कहाँ से है? जो नदियों के डायरेक्ट मुख्य क्वेश्चन तो ये बनते हैं, एक तो उद्गम कितने जिलों में बह रही है और कहाँ जाकर जल डाल रही है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई, मुख्य नदियों की लंबाई कितनी है, और कोई स्पेशल विशेषता, अगर कोई राज्य से बाहर से निकलती है तो वो राज्य में कहां से प्रवेश करती है, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो उद्गम की बात करें, उद्गम कहां से होता है इस नदी का? उद्गम यहां से होता है इस नदी का राजसमंद स्थान, राजसमंद जिले से, खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियां पड़ती है आपके राजसमंद के अंदर। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में बनती है, सॉरी, राजसमंद में पड़ती है। और स्थान पूछ ले दोस्तों, खमनोर के राजसमंद में कौन से स्थान से? तो कुंभलगढ़ के अंदर पड़ती है। कहां पड़ती है ये? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में, कुंभलगढ़ दुर्ग भी है आपका। तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। कौन से स्थान से? कुंभलगढ़ स्थान से। कितने जिलों में प्रवाह है? 6 जिलों में। और कहां आकर मिल जाती है? चंबल में विलय होता है रामेश्वरम स्थान सवाई माधोपुर में। यहां से यहां तक कुल लंबाई की बात करें तो अपने पडली 480 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? पूर्णतः राजस्थान में ही बहाव है इसका। कुंभलगढ़ से निकली और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में आकर किसमें मिल जाती है? चंबल नदी के अंदर आकर मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके ऊपर मुख्य मुख्य बांधों की। यहां पर इसके ऊपर एक बांध है राजसमंद के अंदर। इस बांध का नाम है नंद समंद बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? नंद समंद बांध। और नंद समंद बांध राजसमंद के अंदर है। और यहीं पर नंद समंद बांध के पास में एक झील बनी हुई है, झील भी बनी हुई है जो नंद समंद के नाम से ही है। और इसको क्या बोलते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा या लाइफ लाइन। किसे बोला जाता है? नंद समंद झील को बोला जाता है। कहां पर है ये? राजसमंद के अंदर है। कहां है दोस्तों? राजसमंद। फिर इसका प्रभाव होता है चित्तौड़ के अंदर। और चित्तौड़ के बाद में कहाँ आती है ये? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 नदियां आकर मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और वो स्थान है बिंगोद। कौन से स्थान पर? बिंगोद भीलवाड़ा में क्या करती है ये? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। पहला त्रिवेणी संगम कौन से स्थान पर बना? 3 त्रिवेणी संगम बताए थे इसके। तो पहला त्रिवेणी संगम तो बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनता है इसका। दूसरा जो त्रिवेणी संगम है वो बनता है इसका राजमहल स्थान पर। कौन से स्थान पर बनता है? राजमहल टोंक के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा त्रिवेणी संगम। दूसरा त्रिवेणी संगम। और जो तीसरा त्रिवेणी संगम है वो आपका यहां बनता है रामेश्वरम स्थान पर। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम की अलग से भी आपको ट्रिक बता देंगे कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, यहाँ तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना।
राजस्थान में सर्वाधिक 3 त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। तो यहां पर इसके अंदर यहां पर एक बांध और है, इस टोक के अंदर ही एक बांध और बनता है इस नदी के ऊपर, और उसी बांध का नाम क्या है? ध्यान रखना इसका भी। टोंक के अंदर एक बांध है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध। और बीसलपुर बांध क्या है? ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बीसलपुर बांध क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर बांध। और ये कंक्रीट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना, कंक्रीट से बना हुआ है ये। किससे बना हुआ है दोस्तों? कंक्रीट। तो बीसलपुर बांध कहां पर है? टोक में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी के ऊपर बीसलपुर बांध राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। और किससे निर्माण हुआ है इसका? कंक्रीट से बना हुआ बांध है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इन त्रिवेणी संगमों में और नदियां कौन सी आती है यहाँ पर। पहला त्रिवेणी संगम है बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पर एक नदी तो आती है, इधर से उदयपुर से निकलकर जाती है, यहां आकर मिल जाती है इसके अंदर। और एक नदी अपने भीलवाड़ा से ही जाती है और यहां आकर एक ये बनास है। तो इसका तो नाम है मेनाल नदी, इसका नाम है आयड़ नदी, आयड़। बाद में इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील है उदयपुर में, उसमें पानी गिरकर बाहर निकलते ही इसे बेड़च के नाम से जानते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है ये। तो यहाँ पर बिंगोद भीलवाड़ा में पहला त्रिवेणी संगम में 3 नदियां कौन सी मिलेगी? बनास, बेड़च और मेनाल मिलती है। फिर दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोक के अंदर। यहां पर कौन सी मिलती है? एक तो अपने इधर राजसमंद से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी आती है? खारी नदी आती है। एक ये खुद बनास है ही, और एक नदी और यहां पर अजमेर से जाती है एक नदी, जिस नदी का नाम है डाई नदी। कौन सी नदी है? डाई। तो ध्यान रख लेना, राजमहल टोक में 3 कौन सी नदियां मिलती है? बनास, खारी और डाई। ये दूसरा त्रिवेणी संगम। और तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है अपने रामेश्वरम स्थान पर। एक तो चंबल नदी हो गई, दूसरी बनास आकर मिल गई, तीसरी कौन सी है? तीसरी या एमपी से जाती है एक नदी, एमपी से निकलकर जाती है और यहां जाकर किस में मिलती है? रामेश्वरम स्थान में। इस नदी का नाम है सीप नदी। कौन सी नदी है? सीप। तो यहां पर 3 नदियों का संगम होता है, चंबल, बनास और सीप। तो राजस्थान में सर्वाधिक 3 त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी हो जाएगी। एक ध्यान रख लेना, यहां पर इस नदी के अंदर टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार ज्यादा है। टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्र के अंदर क्या है? यहाँ पर भूरी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। और ये भूरी मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? बजरी खनन के लिए। बजरी खनन सर्वाधिक आता है ना, बनास की बजरी, बनास नदी की, यहाँ पर भूरी मिट्टी का क्षेत्र बजरी खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो भूरी मिट्टी का क्षेत्र है टोंक और सवाई माधोपुर के मध्य, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपकी कौन सी नदी हो गई दोस्तों? बनास नदी हो गई। बनास नदी, क्वेश्चन वही सिंपल बनेंगे। सबसे पहले उद्गम के खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद और कुंभलगढ़ स्थान से 6 जिलों में बहकर रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में, चंबल में विलय हो जाती है। ये कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। सर्वाधिक 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी कौन सी है? बनास। ट्रिक से याद रख लेना कौन से 6 जिले हैं। रांची भी आज टॉस खाएगी। राजस्थान की कुल अफवाह का कितना % धारण करती है दोस्तों? 9.80% धारण करती है। कितना करती है? 9.80%। इसे वन की आशा, वरनासा या वशिष्ठी नदी भी बोलते हैं। पूर्णतः बहाव के आधार पर राज्य की सबसे लंबी नदी माना जाता है इसे। और प्रवाह क्षेत्र बताए दिए। अफवाह आकृति सर्पिलाकार सर्वाधिक कहां पर है? टोंक के अंदर है। कहां पर? टोंक के अंदर। तो हम बनास नदी पढ़ रहे थे दोस्तों, और बनास नदी के अंदर अब जो आपको त्रिवेणी संगम बताए थे, कितने त्रिवेणी संगम थे? 3 त्रिवेणी संगम। बनास नदी कितने त्रिवेणी संगमों का निर्माण करती है? 3 त्रिवेणी संगम बता दिए थे कौन कौन से स्थान पर। लेकिन इन त्रिवेणी संगमों में नदियां आती है
तो वो आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रख लेना। बनास नदी के 3 त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। अब संगम 3 जगह बनते हैं। पहला त्रिवेणी संगम कहाँ बनता था दोस्तों? बिंगोद स्थान पर। कहाँ पर? बिंगोद। और बिंगोद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर, बिंगोद भीलवाड़ा। दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ पर? राजमहल के अंदर। कहाँ बनता है? राजमहल। और राजमहल कहाँ पड़ता है? टोंक के अंदर। राजमहल टोंक के अंदर। और तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो बन रहा था आपके रामेश्वरम स्थान पर। कौन से स्थान पर? रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ है रामेश्वरम? सवाई माधोपुर। अब बात आती है नदियों की कि इनमें कौन कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है। तो इसके लिए आपको इन त्रिवेणी संगमों की एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, जिससे आपको आसानी से इन त्रिवेणी संगमों में आने वाली नदियां याद रह जाएगी। तो कैसे याद रखोगे आप इसको? तो दोस्तों जैसे कोई आजकल नया नया जिस किसी का विवाह होता है, तो विवाह हो गया किसी लड़की का और लड़के का, दोनों का ही होगा विवाह। तो विवाह के बाद में अब लड़कियां आजकल पढ़ी हुई आती है, तो घर पे बोला काम वगैरह रसोई के काम और बाहर के खेती के काम भी कमी करती है। बोला पढ़ाई करूंगी मैं तो कोई लड़की पढ़ाई करने के लिए बोलती है, बोला मैं तो पढ़ाई करूंगी। अब यहाँ पर जब वो पढ़ाई करने के लिए सोचती है लड़की, तो रात को लेट तक पढ़ती रहती है, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक। अब पतिदेव तो जाओ आप यहाँ पर, और मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ। तो पढ़ते पढ़ते यही पता नहीं कि कब खाना खाना है। तो उसकी जो सास थी उसने कहा अरे खाना तो खा लो, आप पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, लेकिन पहले खाना तो खाओ। उतने में पतिदेव बोल जाते हैं उसके कि बोला इसको पढ़ लेने दो माँ, खाना खा लेगी, जॉब लगना जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है। तो ये रोटी की जगह नाश्ता करके भी टाइम पास कर लेगी। तो उसके पति ने उसे क्या बोल दिया? अपनी माँ को बोलता है वो, बीबी मेरी, बीबी मेरी बड़ा खा बीएससी करेगी। बीबी मेरी बड़ा खा के क्या करेगी? बीएससी करेगी। बीबी मेरी बड़ा खा के बीएससी करेगी, मतलब बीएससी की तैयारी कर रही थी वो। और बीएससी तैयारी करने के लिए बोला रात भर जग जग के पढ़ना पड़ता है उसको। तो अपनी माँ को बोलता है लड़का कि बीबी मेरी बड़ा खा के बीएससी करेगी। बड़ा जानते हो? दही बड़ा। हाँ। तो इससे हो जाएंगे आपके 3 त्रिवेणी संगमों में कौन कौन सी नदियां आती है। पहला त्रिवेणी संगम जिसके अंदर बात करते हैं, पीछे हो जाएगा एक तो बनास है ही, बनास तो तीनों में आएगी, बनास, बेड़च और में से हो जाएगा मेनाल। ध्यान रखना, बनास, बेड़च और मेनाल। फिर दूसरी आती है आपके, पहला त्रिवेणी संगम बिंगोद भीलवाड़ा। पहला मतलब पहला तो समझ गए आप, दूसरा और ये है तीसरा। उद्गम होता है उससे पहले नंबर पर ये त्रिवेणी संगम, दूसरे पे और तीसरे पर ये बनता है। बड़ा खासी वैसे एक तो आपके आएगी कौन सी? बनास, तो सब में तीनों में आएगी। डास से हो जाएगा दोस्तों डाई, और खास से हो गया कौन सी? खारी। ये तीनों मिलकर कहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है? राजमहल के अंदर। दूसरा त्रिवेणी संगम राजमहल में, और तीसरा रामेश्वरम में। पीछे हो जाएगा दोस्तों वही बनास, एक तो है ही, एस से हो गया सीप, और सी से क्या हो जाएगा? चंबल। तो आसानी से याद रह जाएगा आपको 3 त्रिवेणी संगम, पहला बिंगोद भीलवाड़ा, दूसरा राजमहल टोक, और तीसरा रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। पहले त्रिवेणी संगम बिंगोद में कौन सी नदियां आती है? बीबी मेरी, बी से बनास, बी से बेड़च, में से मेनाल। राजमहल में कौन सी आती है? बड़ा खा, बै से बनास, डा से डाई, और खा से खारी। और रामेश्वरम में कौन सी 3 आएगी? बीएससी, बीएससी, बी से बनास, एस से सीप, और सी से क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। तो ये आपकी आसानी से याद रखने के लिए इसके त्रिवेणी संगमों की ट्रिक थी। इसके बाद में इसकी मुख्य सहायक नदियां जो
बनास नदी की है, उनके बारे में जो मेन मेन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। बाकी आप पीडीएफ के अंदर नोट्स के अंदर जो भी छोटी छोटी नदियां वो आपको वहां मिल जाएगी। तो मुख्य सहायक नदियों में बात करते हैं इसकी। बनास की सहायक के अंदर सहायक नदी, सबसे पहले बात करें हम तो सहायक नदियों में आयड़ नदी। आयड़ नदी कौन सी नदी? आयड़। आयड़ का ही दूसरा नाम क्या है? बेडच। आयड़ का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बेडच नाम है। बात करते हैं इसकी उद्गम की। कहां से निकलती है आयड़ नदी? आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पड़ती है? उदयपुर जिले में। अब ध्यान रखना इस नदी में क्या है? आयड़ और बेड़च नाम। जैसे ये उद्गम के समय तो नाम उद्गम, उद्गम के समय नाम क्या रहता है? उद्गम के समय नाम, उद्गम के समय किस नाम से जानी जाती है? आयड़ के नाम से। आयड़ के नाम से। किस नाम से? आयड़। अब इसके बाद में एक झील है उदयपुर के अंदर जिसका नाम है उदय सागर झील। कौन सी सागर झील है? उदय सागर। उदय सागर झील में गिरकर वापस निकलने पर नाम क्या हो जाता है? वापस निकलने पर नाम, इसका नाम हो जाता है बेड़च के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जानते हैं? बेड़च के नाम से। मतलब जैसे उद्गम हो गया इसका, ये पहाड़ियां हैं गोगुंदा की पहाड़ियां। इन गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकल गई, यहां पर एक झील आ गई। इस झील का नाम क्या है? उदय सागर। क्या नाम है दोस्तों? उदय सागर झील। और ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। महाराणा उदय सिंह ने बनवाई थी इसको। यहां तो इसे आयड़ बोलेंगे। और जैसे इस झील के बाद में वापस ये नदी बहेगी, फिर इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बेड़च के नाम से। और इस नदी के किनारे एक उदयपुर में एक सभ्यता भी मिली है, और उस सभ्यता का नाम क्या है? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है नदी के किनारे? आहड़ सभ्यता। कैसी सभ्यता थी ये? ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। कैसी सभ्यता है दोस्तों? ताम्रयुगीन। तो आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे मिली हमें? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे मिली है। और ये किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक है। किसकी सहायक है ये? बनास नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में हम बात करें एक कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कोठारी नदी भी इंपॉर्टेंट है। कोठारी नदी से आप कोठार, कोठार नाम सुना है क्या आपने कभी? कोठार, कोठार क्या होता है? जैसे कि शादी विवाह होते हैं, तो शादी विवाह में खाने पीने की चीजें एक कमरे के अंदर सजा कर बोला यहाँ पर ये कमरा बना दिया, और इस कमरे का यहाँ मुख्य दरवाजे पर किसी ऊपा जी को या कोई जीजा जी को बैठा देते हैं। बोला आप ध्यान रखना इसका, और जो भी यहाँ से मिठाई वगैरह सारी यहाँ रख देते हैं, और इसमें से जो भी लेने आए उनको धीरे धीरे निकाल कर देते रहो। तो ये यहाँ पर काम करते हैं। और ये जो रूम होता है ना, इस रूम को ही क्या बोलते हैं? कोठार बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोठार बोलते हैं। अब कोठार, किसी के शादी में गए आप, और शादी में लेट चले गए। अब आजकल क्या होता है, जीमने का प्रोग्राम जल्दी फिर ही रखने में होते हैं। बोला बाद में तो डीजे वीजे का प्रोग्राम करेंगे, हैं पलेटे हिलाएंगे रात को। तो यहाँ पर आपने सोचा दोस्त की तो शादी है, आराम से चले चलेंगे, और आप जाते जाते वहां पर कोठार के क्या लग गया? लोक लग गया। आप वहां गए, बोला खाने की व्यवस्था तो करो, ऐसे तो नाचा ही नहीं जाएगा हमारे से डीजे के ऊपर है। अब खाने की व्यवस्था कहाँ से हो? लोक लग गया। अब लोक, ये जो व्यक्ति था सारे दिन से परेशान हो जाता है, बोला जल्दी से लोक लगाओ और चाबी इनको दे दो। अब चाबी क्या किया, वो जो जिस दूल्हे की शादी थी ना उसकी भाभी को दे देते हैं। बोले ये लो आपकी चाबी पकड़ो आप, अब मैं तो यहाँ से फ्री हो गया हूँ। अब उन्होंने कहा कि किसी से व्यवस्था करो खाने की। तो दोस्तों ने बोला यार चाबी, चाबी नहीं है। किसकी? कोठार की। बोला कोठार की चाबी किसके पास है? बोला वो तो मेरी भाभी के पास है। अब भाभी के पास किसी को भेजा, भाभी ने चाबी नहीं दी उसको। अब भाभी चाबी किसको दे?
देवर को दे। किसको दे? देवर को। अब जाकर बोल दिया, भाभी ने बोल दिया कि देवर, देवर का नाम था नंदू। क्या नाम था? नंदू। देवर नंदू बेगो ले जा चाबी, है भाई, जल्दी से ले जा और तुम्हारे दोस्तों को क्या खिला दो? खाना। फिर डांस का प्रोग्राम है। तो इससे एक ट्रिक याद रख लेना, पूरी नदी इसी के अंदर आ जाएगी। ट्रिक क्या रहेगी आपके? क्या याद रखोगे आप? ये याद रखोगे, देवर नंदू बेगो ले जा चाबी। कोठ्यार बंद हो गया तो देवर नंदू बेगो ले जा चाबी। तो ये कौन सी नदी है आपकी? कोठारी नदी। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। देवर से हो जाएगा उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है इसका दिवेर, दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर पहाड़ियों से होता है। और दिवेर की पहाड़ियां कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद। तो देवर से हो गया दिवेर, देवर से क्या हो जाएगा आपके? दिवेर, राजसमंद के अंदर है दिवेर की पहाड़ियां। नंदू से क्या हो जाएगा? ये नंदराय स्थान पर। कौन से स्थान पर? नंदराय स्थान पर। किसमें मिल जाती है? बनास में विलय। बनास में विलय हो जाता है इसका। नंदराय स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? ये बनास के अंदर। और बेगो से क्या हो जाएगा? इस नदी के किनारे, नदी के किनारे क्या है? बेगो। बेगो से क्या होगा आपका? पागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बेगो से याद रखना, बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागोर। और लेजा, लेजा से ध्यान रख लेना, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। लेजा से क्या याद रखोगे? मेजा बांध है भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी के ऊपर। और यहाँ पर अभी एक पार्क भी विकसित किया जा रहा है जिसे बोलते हैं ग्रीन माउंट पार्क। कौन सा पार्क? ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया जा रहा है। तो कौन सी नदी है ये? कोठारी नदी। कोठारी नदी के लिए एक ट्रिक याद रख लो, आसानी से याद हो जाएगी। कोठार किसको बोलते हैं? शादी विवाह का। अब चाबी भाभी के पास है, किसको देगी? देवर को। तो क्या बोला? देवर नंदू बेगो ले जा चाबी। देवर से दिवेर राजसमंद से उद्गम हो जाता है इसका। नंदू से नंदराय नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है ये। बेगो से ध्यान रख लेना, बागोर सभ्यता है इस नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर। और लेजा से याद रखना, लेजा से मेजा बांध है भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर। और वहां एक पार्क विकसित किया जा रहा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? ग्रीन माउंट पार्क है। कौन सा पार्क है? ग्रीन माउंट पार्क। अब बात करते हैं, अब इसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां, नाम तो आपको उसमें लिखा दिया था, और बाकी आपको जो भी उनके बारे में जो भी टॉपिक है, एक एक दो दो तीन तीन लाइन है, वो सारे नोट्स की पीडीएफ में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि सिस्टम जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह से पढ़ाया है वो आपको आसानी से याद हो जाए और आप सरल तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहो दोस्तों। धन्यवाद।